नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। दिलचस्प इस लिहाज से कि विपक्ष संविधान लेकर हाथों में अपनी बातें कह रहा है, अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष उस आवाज को इमरजेंसी का इतिहास दिखाकर दबाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कौन कहां पर खड़ा है, किस मजबूती के साथ खड़ा है और असल में चल क्या रहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए संविधान वर्सेस इमरजेंसी, आपातकाल, उसकी याद लगातार दिलाई जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाथों में वही संविधान की एक प्रति और उसे लेकर अपनी आवाज बुलंद करता विपक्ष। किस तरह से इस परिस्थिति को देखा जाए? नहीं, अगर संविधान पर चर्चा हो रही है, बहस संविधान को लेकर हो रहा है, पहले ही सत्र में अगर संविधान के इर्द गिर्द ही बयान दिए जा रहे हैं, बयानों के जवाब दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए। तो चर्चा संविधान पर हो रही है। मसला देखिए, दिक्कत वहाँ से शुरू होती है कि जब आप इतिहास में जाते हैं वर्तमान की समस्याओं से बचने के लिए, वहाँ से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और ये पिछले 10 सालों में बहुत बार हुआ है। मतलब और जो भी सत्ता में होता है उसके सामने समस्या होती है, उस दिन की समस्या होती है, और उस समस्या से बचने के लिए कई बार वो इतिहास में जाता है और इतिहास में जाकर के उन चीज़ों को सामने लाता है जो उसके ऊपर उंगली उठाने वाले को मलिन स्याह तस्वीर के रूप में फ्रेम कर देते हैं। तो कांग्रेस आज की तारीख में हाथों में संविधान की कॉपी लेकर, आपने देखा होगा कि जब शपथ लिया जा रहा था तो एक के बाद एक सिर्फ कांग्रेस के ही जो सांसद हैं वो नहीं, बल्कि जो कांग्रेस के सहयोगी दलों के सांसद हैं, यानी कि इंडिया ब्लॉक के सांसद, वो भी तमाम संविधान की कॉपी लेकर के ही शपथ ले रहे हैं। इतना ज़्यादा ये इस बार प्रचलन में है कि पहले ही दिन मार्च कर रहे थे जब संविधान को लेकर के सदस्य, तो सबके हाथों में प्रतियां थी। अलग अलग समय पर सब लोग गए, समाजवादी पार्टी वाले अलग गए, कांग्रेस वाले अलग गए, लेकिन सबके हाथ में अगर कोई कॉमन चीज़ थी तो वो संविधान थी। ऐसा एक माहौल बना है जिसमें कि अगर विपक्ष की सीटें बढ़ी है तो वो संविधान की वजह से बढ़ी है, संविधान की बात करने की वजह से बनी है, संविधान के रक्षक के रूप में लोगों ने उनका समर्थन ज़्यादा किया है, इस तरह का एक भाव बना है। अमूमन बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के ओम बिरला जी नए स्पीकर हैं, पुराने भी स्पीकर वही थे, लेकिन देखिए जैसे ही शशि थरूर ने अपना शपथ कंप्लीट किया, उन्होंने कहा जय संविधान, और उस पर तुरंत स्पीकर ने रिमार्क कर दिया, यानी संविधान पे ही तो लिया है आपने शपथ, फिर जय संविधान। तो संविधान की जय एक बार बोली जाए, 5 बार बोली जाए, बार बार बोली जाए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार सुन करके ऐसा लगता है कि वो भी थोड़े असहज हो गए थे। और जब उन्होंने ये बात कही तो कांग्रेस के कई सांसद खड़े हो गए, उसमें दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े हो गए, और उन्होंने जब टोका कि अध्यक्ष महोदय आपको ये नहीं कहना चाहिए, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही। तो देखिए इस क्लिप को देखिए, इस वीडियो को देखिए। हाँ, नहीं, वो हमारे पास क्लिप भी मौजूद है, हम दर्शकों को दिखाते हैं वो पूरा वाकया दरअसल हुआ क्या था। शशि थरूर शपथ लेने के बाद सीढ़ियों से उतर रहे थे और उस दौरान का वो वाकया, इस वीडियो को देखिए। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। तो किस तरह से ये कम्युनिकेशन जो हुआ है वो मतलब इस लेवल तक बात अगर आई है तो फिर क्या वजह इसकी, मतलब क्या इरिटेशन पूरी वहां पर? हाँ, एक असहजता, बार बार एक पक्ष संविधान की ही बात कर रहा है, दूसरा पक्ष जो है वो ये अपने आप को पा रहा है कि हमारे आंकड़े कम गए हैं, तो क्या ये संविधान हमने फॉलो नहीं किया,
ये कहते हमने नहीं फॉलो किया। तो उन्होंने फिर निकाला इतिहास से कि संविधान को अगर किसी ने नहीं फॉलो किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और प्रधानमंत्री ने ही पहले दिन जब एक कस्टमरी एड्रेस होता है, जब पहला दिन होता है किसी भी सत्र का, तो प्रधानमंत्री आते हैं और मीडिया को उस वक्त संबोधित करते हैं वो। तो उन्होंने ही पहले दिन यानी कि 24 जून को ही 25 जून की याद दिलाई। 2024 में याद दिलाई गई 1975 की, और 49 वर्ष पहले की बात को उन्होंने कहा कि काला धब्बा था वो, ब्लैक डे। उसके बाद फिर स्पीकर साहब ने, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि मतलब उस समय जो एड्रेस करते हैं प्रधानमंत्री, हाँ, फौरी तौर पर जो तमाम बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन कि आप किसी पे हमला बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा कर रहे हैं, वैसा क्योंकि होता नहीं है संविधान का आमतौर मसला था, तो उन्होंने एक लाइन ली उस दिन, प्रधानमंत्री ने एक जो अभी लाइन तक चल ली। रही है। अब उसके बाद जब उन्होंने लाइन ले ली तो जाहिर है कि जो उनके समर्थक हैं वो तो उसको फॉलो करेंगे ही। पर यहाँ उनके समर्थकों तक ही फॉलो करने की बात नहीं है। स्पीकर महोदय ने भी जब जिम्मेदारी ग्रहण की स्पीकर की एक बार फिर से, तो उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा। 2 मिनट का मौन रखा कि भाई 1975 में आज ही के दिन संविधान पर रोक लगाई गई थी और इमरजेंसी लागू किया गया। अच्छा, जरा बताइए कि इतिहास में क्या ऐसा कभी हुआ, मतलब आपातकाल के बाद कभी ऐसा दौर आया जब संसद के अंदर इस तरह से आपातकाल को लेकर इतनी संजीदगी और इतनी चीज़ें नज़र आई हों कि बात हो रही है, बहस हो रही है एक दूसरे से, मतलब इस चीज़ को लेकर टीका टिप्पणी हो रही है? देखिए, अब आपने जो कि संविधान और इमरजेंसी के इस बहस में इतिहास की बात कर दी है, तो मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या परिस्थितियाँ थी और कैसे ये लागू हुआ इमरजेंसी, और आज की तारीख में उसे कैसे समझा जा रहा है। पहले तो ये है कि संविधान के अंदर निहित है अधिकार इमरजेंसी का, कोई बाहर का अधिकार नहीं है ये। इसलिए संविधान का गला नहीं घोटा गया अगर संविधान के एक प्रावधान को इस्तेमाल में लाया गया था। पर क्या होता है कि एक लीगैलिटी होती है, किसी भी जो भी प्रावधान है उसकी एक लीगैलिटी है, वो लीगल है कि भाई आप इमरजेंसी लगा सकते हैं इन कंडीशंस हाँ। में। पर दूसरी बात है कि क्या उसकी आवश्यकता उस दिन की सरकार ने महसूस कर ली और लगा दिया। भाई उसका होना तो एक तथ्य है, लेकिन उसकी ज़रूरत थी क्या, इसको लेकर के बहस हो सकती है। पर हुआ यूँ था कि, और ये अपने दर्शकों के लाभ के लिए भी है, कि साल 1971 में जब युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा जो आज बांग्लादेश है, और एक अजीब स्थिति बना करके गए थे अंग्रेज कि एक इधर भी पाकिस्तान और एक इधर भी पाकिस्तान, और हमारी आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा था वो, बीच में कोई कॉरिडोर नहीं है, तो वो समंदर से होकर के जाएंगे, तो एक अजीब स्थिति थी। तो वहाँ पर जब स्वतंत्रता आंदोलन चला, मुक्ति वाहिनी का, शेख मुजीबुर रहमान उसको लीड कर रहे थे, तो भारत ने उनकी टैक्टिकल मदद की, और भारत ने टैक्टिकल जब मदद की उनकी, तो पाकिस्तान ने सेना उतार दी अपने लोगों के खिलाफ। वो लड़ रहे थे, भारत ने आगे बढ़कर के स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की और देश आज़ाद हुआ उनका। और आज भी, अभी मैं पीछे इसी साल वहाँ के चुनाव कवर करने के लिए गया था बांग्लादेश, और ढाका में आपको जैसे ही सुनेंगे लोग कि भारत से आया हूँ, वो तुरंत भूरी भूरी प्रशंसा करने लग जाते हैं भारत की, बहुत धन्यवाद देते हैं उस दौर के जो लोग हैं, और ये मानते हैं कि आज अगर बांग्लादेश अस्तित्व में है तो इसीलिए है क्योंकि भारत है, और भारत के कारण ही हम अस्तित्व में हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान, और उस वक्त पाकिस्तान की पीठ पे खड़ा था अमेरिका, ISI और CIA। एक कहानी है जिसके ऊपर बहुत लोग विश्वास भी करते हैं कि उसके बाद एक थियरी लाई गई, और ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर दो इंडिया में, है ना, कि वो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाए वहाँ पर। ऐसे में जबकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए हैं,
क्योंकि भारत नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता था। इस क्षेत्र में उसका हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। आईएसआई तो बिल्कुल नहीं चाहेगा पाकिस्तान की ये खुफिया एजेंसी आईएसआई। तो अचानक से बहुत सी चीज़ें हमारे देश में होने लग गई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जेपी आंदोलन, जेपी उस वक्त तक करीब करीब राजनीति से संन्यास ले चुके थे। अचानक से संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ। बिहार और उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान से वो आह्वान और लोग बाग जो है उठ खड़े हुए, और हर जगह। गुजरात में उसी साल 1974 में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हो गया, स्टूडेंट मूवमेंट एकदम। और इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि वहाँ की जो राज्य सरकार है उसको इस्तीफा देना पड़ गया। सोचिए, आंदोलन की वजह से राज्य सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया। चिमन भाई पटेल की सरकार चली गई। उसी साल 1974 में ही आप पाएंगे कि आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा रेलवे मैन यूनियन स्ट्राइक जॉर्ज फर्नांडिस ने लीड किया। और वो जो स्ट्राइक है उसके बारे में कहा जाता है उससे बड़ा स्ट्राइक ही नहीं। और जॉर्ज फर्नांडिस तब तक बड़े नेता हो चुके थे और बड़े नेता हो गए। उसी साल या एक साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में पीएसी है, प्रोविंशियल आर्म्ड कंस्टेबलरी, उसमें बगावत हो गई। आर्मी बुलानी पड़ी, पीएसी के खिलाफ आर्मी उतारी गई। मतलब अचानक से देश में ये क्या हो रहा है, और हर जगह देश के विभिन्न कोनों में डिस्टर्बेंस। और उसके बाद वो फैसला आता है 1971 के चुनाव के बाद का, जिसमें इंदिरा गांधी की जो सदस्यता है सांसद के रूप में, वो खारिज हो जाती है। वो खारिज हो जाती है 12 जून 1974 को और 1975 को। और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग जाता है 12 दिनों के भीतर। जब स्टे लगता है उसके बाद इंदिरा गांधी जो है 25 जून को इसको डिक्लेयर करती है। जब स्टे लगता है उसी दिन, यानी कि 24 जून को, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति उस वक्त देश में फैल गया था, उन्होंने एक और आह्वान दिया। इस देश की सेनाएं और इस देश की पुलिस बगावत कर दो सरकार के खिलाफ। उन्होंने ओपन कॉल दिया। और आप ये समझिए कि अगर कोई देश, भारत जैसा देश, उसकी सेना और वो बगावत पर उतर जाए तो क्या होगा। तो एक माहौल तो बन गया। हमारे संविधान में पार्ट 18, उसमें 3 प्रोविजंस हैं, 352 आर्टिकल, 356 और 360। 352 है वो आंतरिक डिस्टर्बेंस में आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। 356 आप जानते हैं, धारा 356 आप किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। और धारा 360 आर्टिकल 360 जिसमें आज तक नहीं लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। और उस वक्त इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने यह तय किया कि देश में आंतरिक गड़बड़ियां अपने आप नहीं हो रही है, भावनाएं हैं भड़की हुई, क्योंकि युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है किसी भी देश में। बिल्कुल, हमारी भी चरमरा गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। उस वक्त महंगाई बढ़ रही थी, तो उसका कहीं कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। यह आंदोलन जेपी के सही हो सकते हैं, नवनिर्माण आंदोलन भी सही हो सकता है, लेकिन कोई इसको भड़का तो नहीं रहा है ना। तो इन परिस्थितियों में उस वक्त की सरकार ने अपने लोगों के साथ, सलाहकारों के साथ तय किया कि वक्त आ गया है कि हमें आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करना चाहिए। और उन्होंने किया। 21 महीने इमरजेंसी देश में लगी रही। बाद में उन्हीं इंदिरा गांधी को लगा कि ये जायज़ नहीं है, और फिर उन्होंने इमरजेंसी हटा करके चुनाव में चली गई। वो चुनाव हुआ और बुरी तरह से इंदिरा जी हारी, सत्ता चली गई, जनता पार्टी की सरकार बन गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन देखिए कि इस देश की जनता कैसी चीज़ों को तय करती है। मोरारजी और फिर चरण सिंह, और फिर देखिए वो सरकार गिर गई 3 साल के भीतर, और 1980 में चुनाव हुए और उन्हीं इंदिरा गांधी को फिर से वापसी हुई, 350 सीट देकर के वापस किया इस देश ने। यानी कि जो गलती हुई इमरजेंसी लगाने की, बहुत से लोग उसको गलती नहीं भी मानते हैं, कांग्रेसी बहुत लोग मानते हैं, कहते हैं कि आपको
संभालना चाहिए था देश को, आप नहीं संभाल पाए, लेकिन इमरजेंसी आपने लगाया। उस गलती की सज़ा 1977 में हरा दी, लेकिन 1980 में माफ़ कर दिया। अब देखिए मौजूद, हाँ ये बात भी मेंशन करना पड़ेगा कि इमरजेंसी के दौरान अन्याय हुआ, जो इस सरकार के द्वारा करवाया गया होगा या फिर सरकार की जानकारी में बहुत बार नहीं भी होती है घटनाएं। आज की तारीख में भी मोदी जी ने कोई मणिपुर में हिंसा करो इसका आदेश तो नहीं दिया होगा, हाँ वहाँ फेल कर गए वो कंट्रोल करने में। उसी प्रकार करीब 90,000 लोगों की नसबंदी, लाखों लोगों को जेल में डाल देना, हमारी मीडिया के दफ्तरों में लाइन काट देना ताकि अखबार न छपे अगले दिन का, कौन कर रहा था ये? आरएसएस को बैन कर दिया गया संगठन चुन करके। कोई न कोई तो था जो कर रहा था, इंदिरा गांधी की जानकारी में हो रहा था, नहीं हो रहा था, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन आप मीडिया को दबाएंगे क्या? क्या ज़बरदस्ती नसबंदी करेंगे क्या? है ना, इस तरह से। तो ये जो अपने आप पे स्थिति थी, हाँ अन्याय और लाठी चलाना और वो देखिए वो तो हर दौर में होता है। शिक्षकों को अभी क्यों पीटा जाता है? आज इमरजेंसी है क्या? आज इमरजेंसी है क्या? सही बात के लिए गुहार कर रहे हैं छात्र हर देश में, देश के हर शहर में नीट को लेकर के। आज इमरजेंसी है क्या? उनके ऊपर धक्का मुक्की लाठियां क्यों चल रही है? शिक्षक हो, छात्र हो, किसान हो, क्या पिछले 10 सालों में इन्होंने लाठियां नहीं खाई? वाटर कैनन इनके ऊपर इस्तेमाल नहीं किए गए? हुआ तो मसला ये नहीं है कि इमरजेंसी सही था या गलत था। इमरजेंसी की परिस्थितियां क्या थी वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। और ऐसे में इमरजेंसी, अब इमरजेंसी लगने के बाद फिर देखिए 1980 के चुनाव, 84 के चुनाव, इंदिरा जी की हत्या हो गई, उसके बाद 89 के चुनाव, 91 चुनाव, 96 चुनाव, 2004, 9, 14, 19, 24, हमारे लोकतंत्र की आबाद गति को किसी ने फिर नहीं रोका। हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और 2 सीटों पर थी 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, वो 85 सीटों पर 1989 में पहुंची, 121 सीटों पर वो 1991 में पहुंची। और अंततोगत्वा जब उसने सरकार बनाई, 6 सालों की सरकार, तो 1998-99 में 182-85 के पास आंकड़ा उसका हो गया। यानी कि विपक्ष के लिए भी स्पेस बनता चला गया। अब ऐसे में आज जब मैं सुनता हूँ, बहुत से लोग इस परिप्रेक्ष्य, इस पृष्ठभूमि को नहीं जानते हैं। उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा था। लोकतंत्र का गला तब घोटेगा जब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात ना हो उसको कर दिया जाए, डिक्टेटरशिप ला दिया जाए। वो हमारे संविधान में लिखी हुई बात थी। पर जैसा मैंने कहा, लीगैलिटी एक चीज़ होती है, उसका होना एक बात है, लागू किया जाना चाहिए था या नहीं लागू किया जाना था, इस पर बहस हो सकती है। यानी कि इमरजेंसी लगाना, ये जो फैसला लेना, इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन उस दौरान जो चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें जिनका जिक्र आपने भी किया कि मीडिया पर बैन लगा दिया, लोगों को जेल में ठूसा जाने लगा, नसबंदी जैसी चीज़ें हुई, तो इन सब चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह है। हाँ, कि पर इनके लिए कोई दोषी, इनके लिए उन चीज़ों पर भी है जो अचानक से देश में घटने लगी थी घटना। हाँ, वो जो पृष्ठभूमि जिसका आपने जिक्र किया, हमारे दर्शकों के साथ जो कहानी साझा की, उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इमरजेंसी लगाना, उस पर क्वेश्चन खड़ा करना कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ चलिए राजनीतिक तौर पर बात अब आज के दौर में जब बात हो रही है। हाँ, अब मौजूदा परिप्रेक्ष्य क्या है हिमांशु? चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आए। नतीजे में एक आंकड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के वोटों का घट गया है, सीटों का घट गया है। एक आंकड़ा है जो विपक्ष की सीटें बढ़ गई है। उसके भीतर अगर आप जाइए, इतना तो लोगों को दिखाई पड़ता है, पर आंकड़ों के भीतर अगर आप जाएं तो इस देश में 131 सीटें हैं जो एससी और एसटी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्व सीटें हैं। इसमें इस बार का जो नतीजा है, 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हुआ करती थी साल 2019 में, इस बार 55 हो गई है, सीटें घट गई है। और जो कांग्रेस और तमाम इंडिया ब्लॉक के जो दल थे, ये सारी सीटें उनके खाते में चली गई है। करीब करीब 22 सीटें तो वो ऊपर आ गए। जहाँ तक SC ST सीटों का सवाल है, 84 सीटें हैं और 47 सीटें हैं, 84 SC 47 ST, वो ऊपर आ गए। आप देखिए कि जो संविधान पर खतरा वाला जो एक लाइन चला कांग्रेस की तरफ से और तमाम विपक्ष की तरफ से, 400 सीटें इसीलिए चाहते हैं ताकि वो संविधान बदलेंगे वगैरह वगैरह, उसका खामियाजा हुआ।
उसका नुकसान जो हुआ सत्ता पक्ष को, वो इस तरह से हुआ कि साइजेबल चंक ऑफ वोट जो SC ST कम्युनिटी का उनके साथ हुआ करता था, वो आज की तारीख में शिफ्ट कर गया है। और वो आंकड़े जो मैंने बताए अभी, वो इस बात को तस्दीक कर रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वोटर शिफ्ट हो गया है। उसे आज की तारीख में सचमुच में लगने लगा है कि संविधान बदल जाएगा तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो असल में ये जो पूरी डिबेट है संविधान वर्सेस इमरजेंसी की, ये आरक्षण पर टिकी हुई है या फिर आरक्षण के इर्द गिर्द ही घूम रही है, हम ये माने? क्योंकि जाति संविधान जनगणना बदल जाएगा, संविधान में ऐसा नहीं है कि आपके और हमारे हक छीन लिए जाएंगे, ऐसा कुछ होगा? मतलब ये अभी के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं लगता है। अगर आप बहुत ही कहें कि इसको एक रॉ अंदाज में अगर समझने की बात कहें तो आपका आकलन सटीक है, क्योंकि संविधान बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अगले लाइन जो नेताजी कहते हैं, अरे ये तो आरक्षण छीन लेंगे, भाजपा वाले आरक्षण छीन लेंगे तुम्हारी और संविधान बदल देंगे। देखिए मोहन भागवत ने क्या कहा था, लालू जी वगैरह जब अपने लोगों को समझाते हैं अपने भाषणों में तो बहुत स्पष्ट कहते हैं ये बात, और भी नेता बहुत स्पष्ट कहते हैं। तो जो आरक्षण के लाभार्थी हैं वो है अनुसूचित जाति जनजाति और OBC आज के डेट में। तो देखिए अनुसूचित जाति जनजाति जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो ही गई। चुनाव में खूब कहा गया विपक्ष की तरफ से, हम ये डेडलाइन हटा देंगे, हम आरक्षण बढ़ाएंगे, मुस्लिम जो समुदाय है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, और ये भी बात हुई। हालांकि उन्होंने फिर अपने आप को लालू जी ने पीछे किया और कहा कि भाई वो जो मुस्लिम्स में बैकवर्ड है उन्हें तो मिल ही रहा है, लेकिन तमाम मुस्लिम वर्ग को मिलना चाहिए। आपने देखा होगा 21 मई को कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि ममता जी ये क्या किया है आपने तो तमाम जो मुस्लिम वर्ग है उन सबको ही आरक्षण में डाल दिया है। 122 जातियां हैं, उसमें 121 जातियों को आपने डाल दिया है। तो खैर वो बहस उस वक्त चल रही है। अब क्या हो गया है, उसका नतीजा आ गया है। उस बहस का फायदा किसे हुआ है? विपक्ष को हुआ है। तो इस डिबेट को विपक्ष आगे बढ़ाना चाहता है और इसलिए बार बार वो संविधान उठाए हुए हैं और इस डर को, इस भय को कायम भी रखना चाहता है, क्योंकि संविधान देखिए इतनी आसानी से बदल देना किसी के हक की बात नहीं है और किसी के लिए बहुत आसान नहीं है। और अब क्या वो बदलेंगे? अब तो उनके आंकड़े ही कम हो गए, अब क्या बदल मेजॉरिटी में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई है अभी अधूरी है। उनको राज्यों में भी हराना है, केंद्र में भी सत्ता बेदखल करना है। तो जो लाइन लेकर चले थे उस लाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं कांग्रेस और विपक्ष के लोग, और उसका जवाब इमरजेंसी वाली बात को कह करके सरकार की तरफ से दी जा रही है। सामने चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, बड़ी संख्या है वहां पर लाभार्थी जो SC ST रिजर्वेशंस के हैं उनके, हरियाणा की चुनाव है और झारखंड के चुनाव है। ST आबादी की एक बड़ी संख्या है और आप शायद इस बात को जानते ही हैं कि वहाँ पर जो सीटें हैं वो रिजर्व है, ST सीट्स। बिल्कुल, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें एक बड़ी संख्या में सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। वहां से केवल अनुसूचित जनजाति के लोग ही लड़ सकते हैं। वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है। ये भी एक फैक्टर बन रहा है, वहाँ फैक्टर है। और ऐसे में इस आंदोलन से फायदा हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से विपक्ष को। तो ये इमरजेंसी वाली लाइन लगा दी कि भाई सिविल लिबर्टीज चली गई थी। लेकिन सवाल ये है कि कब तक इमरजेंसी करते रहेंगे? क्योंकि विपक्ष का जो अंदाज चुनाव से हम देख रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से वो एक प्रति लेकर घूमते हैं हर जगह, अभी भी घूम रहे हैं, शपथ ले रहे थे तब भी दिखा रहे थे, सबको दिखा रहे थे, उसे लगता है कि वो किताब तो नहीं छोड़ने वाले हैं इस 5 साल में। अगर वो किताब नहीं छोड़ेंगे तो ये क्या हर बार भारतीय जनता पार्टी क्या उस संविधान की रक्षक के तौर पर जो विपक्ष अपने आप को बता रहा है, इमरजेंसी की बात कहकर उसका दाग लगाकर क्या बच जाएगा? देखिए, जब तक कि कोई बढ़िया नैरेटिव कांग्रेस लेकर सामने नहीं आती है, एक नैरेटिव उन्होंने लाया कि संविधान को खतरा है, तो उससे उनको लोगों ने वोट दिया। अब इन्होंने इमरजेंसी वाली बात लगा दी। अब लोगों को ये लग रहा है कि अरे ये कांग्रेस ऐसे बात कर रही है, कांग्रेस ने तो इमरजेंसी लगाया था, अब लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, यह तो संविधान के खिलाफ था। संविधान के खिलाफ नहीं था, संविधान के भीतर ही लिखी हुई चीज को लागू किया था। अब ये लोगों के बीच जाकर पता चलेगा, चुनाव में पता चलेगा कि भाई किनका ये जो परिभाषा है इसको जनता ज़्यादा स्वीकार कर रही है। कांग्रेस वालों का कि तुम्हें डरा रहे हैं कि तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे,
वो एक तरह से डरा ही रहे हैं कि भैया आपके आरक्षण को ले लेंगे, और उसका माकूल असर भी हो रहा है। हम सीटों में देख रहे हैं, वोट्स में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये भी है कि अगर ये 3 चुनाव, देखिए जम्मू कश्मीर के सितंबर 20 से पहले होने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी, इसकी संभावना 0 है। आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं। हाँ, आज की तारीख में तो ऐसा नहीं होता दिख रहा है। बस बाकी बच गए 3 राज्य। इन 3 राज्यों में से 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी को किसी हालत में जीतना पड़ेगा, तभी जाकर के पार्टी के भीतर का एक असंतोष भी होता है। अभी वो शांत है, मोदी जी का नेतृत्व है। मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। 240 लोग बैठ करके मोदी जी को चुना है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो बहुत से नेता अंदर ही अंदर इस बात को महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को एक बूस्ट मिलेगा अगर वो 3 के तीनों राज्य जीत जाते हैं। बिल्कुल। फिर कोई चैलेंज नहीं करेगा, अंदर भी नहीं, अंदर में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बाहर में जो टीडीपी और जेडीयू वाले सहयोगी हैं वो भी सहम के रहेंगे कि भाई ये तो बहुत मजबूत है, लोगों ने इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फर्ज करें अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर और दुर्गति होगी, तो फिर क्या होगा? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इस कारण से अब अभी से लेकर के उन चुनाव तक ये डिबेट आप देखेंगे, इसका कहीं वास्तविकता से लेना देना नहीं है। कोई भी आरक्षण को नहीं खत्म कर सकता है इस देश में, कोई नहीं कर सकता है। किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो आरक्षण को खत्म कर दे और देश में राजनीति करता रह जाए। नहीं हो सकता है वो। कोई है भी ऐसा नहीं है कि जो दोबारा से इमरजेंसी को लागू कर दे। इस बात को भी उसके लिए बहुत मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत होती है। तो वो भी अब संभावना के परे है। हमारा देश वो 30 साल था उस वक्त आज़ादी को, आज 75 साल हो गए हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये अंतर है। परिस्थितियों में बड़ा फर्क आया है, बहुत फर्क आया है। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर एक राजनीतिक परिहास जो है वो इसके आसपास चलाइए, और जो मुख्य मुद्दे हैं बेरोजगारी के, जो मुख्य मुद्दे हैं महंगाई के, वो पीछे जा रहे हैं। अभी जो एनएसएस का रिपोर्ट आया है, मैंने संसद में नहीं देखा किसी ने उठाया कि पिछले 7 सालों में 1 करोड़ नौकरियां गई हैं। हाँ, किसने उठाया? किसी ने नहीं उठाया। सोशल मीडिया पे लेकिन बात हो रही है। भाई वही एक वैकल्पिक मीडिया है जहां बात हो रही है, और उसने अपनी भूमिका इन चुनाव में भी निभाई है। पर प्रश्न ये है कि देश की बड़ी पंचायत में अगर ये बात नहीं उठेगी तो निराकरण और समाधान कहां से आएगा? और ये जिम्मेदारी तो केवल सत्ता पक्ष की है नहीं, विपक्ष को उठाना पड़ेगा। सत्ता पक्ष ही उठाएगा कि भाई नोटबंदी से, जीएसटी से, कोरोना से नौकरियां जो गई हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? और अब तो आप ये भी नहीं कह सकते माइक बंद हो रहा है, हमारी ताकत कम है, हमें आप कमजोर नहीं कह समझा सकते जाए। भाई अटल टिंकरिंग लैब, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इनसे Skill कितना लाभ हुआ है, और उसके सदृश ये आंकड़े रखिए और पूछिए सरकार से। पर आप भी वही है संविधान के आसपास, वो भी वही है संविधान के आसपास। चलिए, अब संविधान की क्योंकि चर्चा हुई है और आगे भी होगी, मुझे लग रहा है कि ये अगले 5 साल तक ये जो प्रति राहुल गांधी लेकर संविधान की चल रहे हैं, अपने साथ लेकर घूमते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। और अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो संविधान के इर्द गिर्द चर्चा सड़क से लेकर संसद तक होती रहेगी, ये भी हम समझ रहे हैं। चुनाव एक तरह से समझिए कि आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें आप पास या फेल कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर वो परिस्थिति जो है आगे बताएगी कि आगे किस तरह से मोड़ लेगी राजनीति। लेकिन फिलहाल के लिए इमरजेंसी वर्सेस जो ये लड़ाई चल रही है संविधान को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच में, ये कहाँ पहुँचेगी, आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।